Hello students, we are studying this subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in Department of Civil Engineering. This is our lecture number 4. Okay, so in this lecture we will proceed ahead. अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखा था, ठीक है। अब आइए उससे आगे का टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से ये अनुरोध है कि काइंडली गो थ्रू द वीडियो। जो वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू जाइए, ओके। अगर आप उसके थ्रू नहीं जाएंगे फिर एग्ज़ाम टाइम बहुत दिक्कत होगा। और अभी सिचुएशन ख़राब है, मे बी भविष्य में सिचुएशन बेहतर हो तो बहुत ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का एंड सेम एग्ज़ाम, मे बी मिड सेम एग्ज़ाम ऑफलाइन हो। वहाँ आप लोग अपने आप को संकट में पाएंगे, है ना। तो चीज़ों को सीरियसली लेना है ना। और पढ़िए बढ़िया तरीके से, जो भी आप लोग को वीडियो वगैरह दिया जा रहा है उसको देखिए। एज आई वेंट थ्रू दी नंबर ऑफ व्यूज़, it was very much disheartening to see that only 45 students have seen the second video and only nearly 18 students have seen the third video. So it is not good thing, है ना। आप लोग वीडियो को देखिए तभी कुछ सीखने को मिल पाएगा, है ना। और मैं आप लोग को स्टॉप नहीं करता हूँ वहीं तक कि आप वही वीडियो देखो और कहीं से नहीं। आप जो भी रिसोर्स है आपके पास उस रिसोर्स का इस्तेमाल करिए। और वीडियोस देखना चाहते हैं यूट्यूब पे अनेकों वीडियो अवेलेबल है, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स आप जो यूज़ करना चाहते हैं करिए, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है ना। यहाँ से जब पास आउट होके जाएंगे ना, इंजीनियर बनेंगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा हा आप उस ज़माने के स्टूडेंट हैं जब लॉकडाउन हुआ करता था। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू डैट। सब पूछेंगे आपके पास नॉलेज है तो आ जाओ जॉब ले लो, नहीं है तो मत आओ, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस होकर के लेना है, उस पर काम करना है, ओके। चलिए, सो आज का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ बार्स, ठीक है। अभी भी जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है तो बार से ही रिलेटेड लिया था ना। बार बोले तो ये चीज़ हमने इसी पे तो फोर्स लगाया या कंप्रेसिव लगा दिया या फिर टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक है। यही बार की बात हुई थी, है ना। बार में हमने देखा था कि जो भी ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम यूनिफॉर्म है ना, एकदम यूनिफॉर्म एरिया है। तो अब थोड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। तो वही है टॉपिक आपका, एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ वैरिंग सेक्शंस, ठीक है। क्या हम लोग देखने जा रहे हैं? एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ वैरिंग सेक्शंस। मतलब क्या हुआ इसका? तो मतलब इसका हुआ ये, देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बार है, ठीक है। ये है आपके पास एक बार, ठीक है। उसका जो लेंथ है वो L1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा वाला बार लगा हुआ है ना, ये एक दूसरा बार है, ठीक है, ओके। और इसी के साथ एक तीसरा बार भी है, ओके। तो ये अब 3 बार हो गए, मतलब हैं सारे ज्वाइंट ही, ठीक है। मटेरियल जो है यूज़ हो रहा है इसमें सेम है, मटेरियल ऑफ द बार इज सेम। कहने का मतलब है जो यंग्स मॉडुलस है वो सेम है, ठीक है। लेकिन 3 अलग अलग इसमें बार जो लेंथ है वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल चुका है, ओके। तो देखिए, मान लेते हैं जो दूसरा बार है आपके पास उसकी लेंथ L2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। और जो तीसरा बार है आपके पास उसकी लेंथ L3 है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A3 है, ठीक है। ये तीनों बार है, ओके। अब तीनों बार को अटैच करके एक सिंगल बार बनाया गया है। अब इस पर एक्सियल लोड लग रहा है, ये देखिए, इसके ऊपर एक्सियल लोड लग रहा है। एक्सियल लोड पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है, ठीक है। P, ठीक है, एक्सियल लोड मैंने हमेशा से P से ही इसको डिनोट किया है, ठीक है।
सिचुएशन अब आपके पास ये है, आप सिचुएशन को समझ गए, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ सेक्शन 1, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ सेक्शन 2, इसको मैं बोल देता हूँ सेक्शन 3। तो 3 सेक्शंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है। 3 सेक्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इस सिचुएशन में आपको निकालना है स्ट्रेस, स्ट्रेन या फिर चेंज इन लेंथ, ठीक है। जो भी डायमेंशन में बदलाव आ रहा है वो, ठीक है। अब देखिए लोड तो सेम है, तीनों ही बार के लिए सेम है, लेकिन जो स्ट्रेसेस हैं, जो स्ट्रेन्स हैं या फिर जो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ है वो डिफ़र करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नोटेशन है, आई होप आप समझ रहे हो कि P लिखा हुआ है तो P का मतलब क्या है कि एक्सियल लोड है। A3 लिखा है तो आपको पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द थर्ड सेक्शन, A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, A1 उसी तरह है, ठीक है। L1 L2 L3 लेंथ ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये भी मान लेता हूँ कि जो यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, इस केस में E मैं ले लेता हूँ, क्या है ये, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे सेक्शन के लिए जो स्ट्रेसेस निकल कर आएंगे, जो स्ट्रेन्स निकल कर आएंगे और जो पूरे के पूरे बार के लिए चेंज इन लेंथ निकल कर आएगा, वो कितना निकल कर आएगा, कैसे निकल कर आएगा, तो हमारा टारगेट बस यही है, ठीक है। यही हमें बताना है, ओके, कि अगर वेरिंग सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन अगर वेरी कर रहा है तो फिर कैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ हम लोग निकालेंगे, यही हमारा टारगेट है, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे काम करना है ये आपको बताया जाएगा। यहाँ देखिए जो स्ट्रेस है सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 कौन है, यही है ना, ठीक है। सेक्शन 1 के लिए अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो अगर मैं सिग्मा 1 लिखता हूँ तो सिग्मा 1 का क्या मतलब है, स्ट्रेस फॉर सेक्शन 1, ठीक है, स्ट्रेस फॉर सेक्शन 1। तो कितना होगा भाई, ये होगा, हमने क्या पढ़ा है स्ट्रेस के बारे में, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यही तो पढ़ा है ना, ठीक है। तो एरिया किसका, सेक्शन 1 का ही है ना, उसी पे तो लोड लग रहा है। तो बता दीजिए भाई लोड कितना लग रहा है, तो हमें पता है कि लोड P लग रहा है, ठीक है। एरिया कितना है भाई, तो A1 है, क्लियर, ओके। ख़त्म कहानी, मतलब आपने स्ट्रेस निकाल दिया सेक्शन 1 के लिए, ठीक है। सेक्शन 2 के लिए आपको स्ट्रेस निकालना है, तो इसी तरह आप कह सकते हो कि सेक्शन 2 का जो स्ट्रेस है वो P/A2 होगा, ठीक है। और सेक्शन 3 के लिए जो स्ट्रेस आएगा वो P/A3 होगा, लोड अपॉन एरिया, यही तो होता है, ठीक है। तो लोड किसी भी पार्ट में आप चले जाओ, किसी भी सेक्शन में आप चले जाओ, तो लोड कितना एक्ट हो रहा है, P तो ही एक्ट हो रहा है ना, ठीक है। और अपॉन जो भी एरिया है, जिस सेक्शन की बात करें, सेक्शन 1 की बात कर ली हमने, 2 की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 होगा, 3 की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आप स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हो, नाउ यू नो हाउ टू फाइंड स्ट्रेस ऑफ ए बार, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है या फिर लेंथ भी वेरी कर रही है, ठीक है। उस केस में स्ट्रेस कैसे निकालोगे ये आप जान चुके हो, ठीक है। अब देखते हैं जरा स्ट्रेन्स कैसे निकलेगा भाई, स्ट्रेस तो हमने निकाल लिया, स्ट्रेन कैसे निकलेगा। देखिए अगर मैं इसको E1 से डिनोट करूँ तो ये इस E1 का क्या मतलब है, स्ट्रेन इन स्ट्रेन ऑफ सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 में देखिए स्ट्रेन कैसे निकलता है, तो आप पता है ये चीज़, ये फॉर्मूला कि E =σ/E, ठीक है। तो अगर सेक्शन 1 की बात करिए तो स्ट्रेस भी सेक्शन 1 में जो है उसी की बात करेंगे, ख़त्म कहानी। E1 =σ1/E, ठीक है। और सिग्मा 1 कितना है भैया, तो P/A1 है इंटू E, ख़त्म कहानी, ठीक है। अगर आप सेक्शन 2 के लिए स्ट्रेन निकालना चाहते हो तो सिग्मा 2/E, लास्ट क्लास में ये चीज़ें हमने देखा है, ये फार्मूला, ये जो है ये फार्मूला है, ये कहाँ से आया, लास्ट क्लास के आधार पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो हमने देखा है, ठीक है। तो P/A2E, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको E3 निकालना है, दैट इज़ स्ट्रेन इन सेक्शन 3, तो सिग्मा 3/E, दैट इज़ इक्वल टू P/A3E,
आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, क्योंकि सेक्शन में क्या हो रहा है कि एरिया बदल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है, ठीक है। इसी के कारण कुछ बदलाव आ रहा है, लोड तो वही है पूरे के पूरे बार पे, ठीक है। तो A1 A2 A3 तो चेंज हो गया, लेकिन P कोई चेंज नहीं, और E यंग्स मॉडुलस चूँकि एक ही मटेरियल का पूरा बार बना है तो वहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने बहुत आसान तरीके से सीख लिया है कि अगर वैरिंग सेक्शन है तो उस केस में कैसे हम लोग स्ट्रेस हर एक सेक्शन पे और स्ट्रेन हर एक सेक्शन में कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तीसरी चीज़ है, पहला चीज़ हमने क्या देख लिया, पहला चीज़ हमने देखा स्ट्रेस कैसे निकलेगा, दूसरा चीज़ हमने देखा स्ट्रेन कैसे निकलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कौन सी मैंने बात की थी कि जो चेंज इन डायमेंशन है या फिर जो चेंज इन लेंथ है ना, वो कैसे हम लोग निकालेंगे कि पूरे के पूरे बार में कितना चेंज इन डायमेंशन आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा, जो पी एक्सियल लोड लग रहा है उसके कारण कितना आएगा, वो कैसे निकालेंगे, जो थर्ड पॉइंट हो गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होगा कि E1 इज इक्वल टू DL1 अपॉन L1 होता है कि नहीं होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या DL1 इज इक्वल टू E1 L1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और E1 की वैल्यू क्या है, ज़रा यहाँ देखिए, नज़र घुमाइए, ये जो E1 है इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको, क्या है भाई E1 की वैल्यू, तो पता चलेगा E1 की वैल्यू है P अपॉन A1 EL1, ठीक है। इसी तरह E2 कितना आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट करना, कोई अलग नहीं, तो P अपॉन A2 EL2, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह E3, सॉरी ये मैंने इसको लिख दिया है E2 नहीं, क्या है ये, चेंज इन लेंथ DL2, ठीक है। और यहाँ भी वही चीज़ होगा DL3, दैट इज चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ, कौन सा लेंथ, जो सेक्शन 3 की बात है उसकी बात हो रही है, PA3EL3। एक बार डायग्राम में भी देख लीजिए, जब मैं चेंज इन लेंथ इन फर्स्ट सेक्शन की बात किया तो मैंने क्या लिखा, P अपॉन A1, ठीक है, P अपॉन A1 और डिवाइडेड बाई E तो है ही, I इंटू L1, ठीक है। ओके, वही चीज़ यहाँ लिखा है L1, ठीक है, दैट इज जो जिस सेक्शन की बात हो रही है उसके लेंथ से हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा प्रोसेस आई होप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भैया हमें ये बता दो कि टोटल चेंज इन लेंथ कितना आया, तो आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना कि जो सेक्शन 1 में चेंज इन लेंथ आया और सेक्शन 2 में जो चेंज इन लेंथ आया और सेक्शन 3 में जो चेंज इन लेंथ आया, तीनों को अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा जो आपको चाहिए, डैट इज़ क्या चाहिए, चेंज इन लेंथ। तो उसको मैं DL से डिनोट करूँ तो DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 इज इक्वल टू कितना, इस चीज़ को मैं थोड़ा नीचे पेज में लिखता हूँ ताकि एक साथ आ जाए, ठीक है। DL चेंज इन लेंथ टोटल विल बी इक्वल टू DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 इज इक्वल टू PL1 अपॉन A1 E प्लस PL2 अपॉन A2 E प्लस PL3 अपॉन A3 E। ये तो आएगा ना, तीनों को जोड़ दीजिए। अब बहुत आराम से आप क्या कर सकते हो, P अपॉन E को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। ओके, कहने का मतलब क्या है कि जब भी अलग अलग सेक्शंस हैं दिए हुए हैं तो चेंज इन डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर तीनों जो सेक्शन दे रखे हैं, देखिए 3 सेक्शन यहाँ है ना, तीनों सेक्शन में हमने क्या माना कि यंग्स मॉडुलस ई ही है, मटेरियल सेम है, लेकिन अगर ये अलग मटेरियल, ये अलग मटेरियल, ये अलग मटेरियल है तो ई की वैल्यू चेंज हो जाती, इसकी E1 अगर इसकी यंग्स मॉडुलस अगर E1 होता, इसका यंग मॉडुलस E2 होता, इसका यंग मॉडुलस E3 होता। उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में देखिए सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब ज़रा इसी फॉर्मूला को देखिए,
इसी फॉर्मूला को आपको देखना है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन यंग्स मॉडुलस इज डिफरेंट, है ना, डिफरेंट मतलब हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग है, ठीक है। ओके, तब क्या होगा, यही होगा ना जी कि P1L1 ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, ये E3 हो जाएगा, ठीक है। उस केस में आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो इस केस में DL फाइनली क्या हो जाएगा, P बस आप कॉमन लोगे, L1 A1 E1 अंदर प्लस L2 A2 E2 अंदर प्लस L3 A3 E3 अंदर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, अगर मटेरियल भी अलग अलग सेक्शन का अलग अलग। ओके, चलिए, लेट अस नाउ सॉल्व ए न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस। ओके, जो अभी हमने पढ़ा है बस उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखिए इसमें ऐसा दे रखा है कि ये पहला सेक्शन जिसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर दी हुई है और लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा सेक्शन जो 3 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है और लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और तीसरा सेक्शन जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, ठीक है, और लेंथ 22 सेंटीमीटर लगा हुआ है, सेक्शन 1 2 3। और लोड जो है वो 35,000 न्यूटन लोड लगा हुआ है, एक्सियल पुल है, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ दिया हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, स्ट्रेसेस इन इस सेक्शन, हर एक सेक्शन में स्ट्रेस निकालना है, और टोटल एक्सटेंशन, टोटल ये एक्सटेंशन इसमें कितना हो रहा है वो निकालना है, स्ट्रेन नहीं निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, देख लीजिए। एन एक्सियल पुल ऑफ 35,000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द बार कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स एज सोन इन द फिगर। फिगर में जैसा आपको दिख रहा है उस हिसाब से 35,000 न्यूटन लग रहा है एक्सियल पुल। यंग्स मॉडुलस दे रखा है इसने, ठीक है, यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, स्ट्रेस और टोटल एक्सटेंशन, दैट्स इट, ठीक है। तो कैसा हमारा अप्रोच रहेगा, आइए हम लोग देख लें ज़रा। देखिए, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब मैं और दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था और आप लोगों को बता रहा था, वहाँ भी बात की चर्चा हुई थी कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग क्या है, गिवन, जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। गिवन तो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं पहले तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्सियल पुल मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पी लिख दे रहा हूँ, तो आपको समझ जाना है कि पी मतलब क्या है, ठीक है। कितना दिया भाई, 35,000 न्यूटन, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ है L1 कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ ही एक मिनट मैं लेंथ पे आऊँ उससे पहले E की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ जरा देख लीजिए, यंग्स मॉडुलस इज 2.1 इंटू 10⁵, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो भी डायमेंशंस वगैरह है हम लोग कोशिश करेंगे उसको mm में ही लिखें, ठीक है। L1 कितना दिया हुआ है बताइए, L1 इज़ 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स इट इज़ 200 mm, ओके, ठीक है। और क्या दे रखा है, D1 कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, डैट मीन्स 20 mm। अब देखिए D1 जो डायमीटर है हमारे तो किसी काम का है नहीं, हमारे काम का क्या है A1, तो हम लोग सीधे A1 निकाल लेंगे, ठीक है। π/4 d स्क्वायर होता है, हमें पता है, ठीक है। तो π/4 इंटू कितना डायमीटर 20 स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 400, 100, 100 पाई, 100 पाई mm स्क्वायर, ठीक है, डन। चलिए इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अब मुझे बताइए L2 कितना होगा, L2 कितना दे रखा है देख लीजिए, इट इज़ गिवन एज L2 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L2 लिख देंगे 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 mm। D2 बता दीजिए कितना दिया हुआ है,
तो आप पाएंगे कि D2 इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, D2 इज़ 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 mm। हमारे काम का नहीं है कोई भी D2, ठीक है, अनलेस हम उससे A2 ना निकाल लें। ओके, 30 स्क्वायर 900/4 पाई आ जाएगा ना। सो इट विल बी इक्वल टू 225 पाई mm स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, अगर ये क्लियर नहीं है तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30 कितना आएगा, 900 आएगा ना, एंड देन डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 225 है ना, पाई का पाई रह जाएगा, तो 225 पाई mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए L3 इसी तरह मुझे बता दीजिए कितना है। तो L3 दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सीधे लिख रहा हूँ गिवन चीज़ें, जो चीज़ें दे रखी हैं मैं वो लिख रहा हूँ। और ये चीज़ मुझे पता है कि डायमीटर का फॉर्मूला में कहीं यूज़ नहीं होता है, एरिया का यूज़ होता है, इसलिए मैं डायमीटर से एरिया निकाल रहा हूँ, डेट्स इट। ठीक है, तो अभी गिवन वाली चीज़ें ही लिख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 220 mm। ठीक है, D3 बता दीजिए कितना, 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो D3 हो गया आपका 50 mm। ठीक है, इस हिसाब से A3 हो गया पाई/4 50 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 2500/4। कितना आएगा देखिए ज़रा, ये आ जाएगा आपका 625 पाई, है ना, 625 पाई mm स्क्वायर। ठीक है, तो जितने भी गिवन चीज़ें थी हमने तो उसी को लिखा है, और तो कुछ हमने लिखा नहीं है, यंग्स मॉडुलस भी हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया हमें बता दो ज़रा कि स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में स्ट्रेस बता दो। कोई दिक्कत ना है, बता देंगे, कौन बड़ा खेल है ना जी। चलिए, तो जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन, तो बताइए तो स्ट्रेस इन फर्स्ट सेक्शन σ1 इज इक्वल टू कितना, लोड अपॉन एरिया, यही तो पर है ना जी। तो लोड कितना है, 35,000 न्यूटन। एरिया कितना है, एरिया भी तो बताना पड़ेगा, ज़रा देख लीजिए एक बार ऊपर। तो एरिया पाएंगे कि एरिया इज़ 100, देखिए लोड यहाँ दे रखा है, ठीक है 35,000, एरिया इज़ 100 पाई mm स्क्वायर, लिख दीजिए 100 पाई, ठीक है, mm स्क्वायर। ओके, बस यही तो काम था। तो काम में क्या होगा भाई, 2 जीरो तो चले जाएंगे, 350 पाई। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी नियरली इक्वल टू 111.408 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, डन, पहला पार्ट आपने कर दिया। आपको पहले ही समझ लेना है, अगर मैं σ1 लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, σ1 का स्ट्रेस इन सेक्शन 1। ठीक है, अब मैं σ2 लिख रहा हूँ, स्ट्रेस इन सेक्शन 2, P/A2 इज इक्वल टू लोड तो वही है 35,000 न्यूटन बाई A2, ज़रा बताइए कितना है। तो आप यहाँ देखोगे A2 है 225 पाई mm स्क्वायर। ठीक है, लिख दो 225 पाई mm स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि इट इज़ नियरली इक्वल टू 49.5146 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ओके, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेस इन सेक्शन 3 निकालेंगे, P/A3 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई A3, बताइए कितना है, A3 इज 625 पाई mm स्क्वायर, 625 पाई mm स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी नियरली 17.825 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह जो स्ट्रेसेस इन डिफरेंट सेक्शंस हमें निकालने थे वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या बचता है, एक चीज़ और यहाँ बचता है, जो टोटल एक्सटेंशन है उसकी निकालने की बात रह जाती है। टोटल एक्सटेंशन को अगर मैं DL से डिनोट करूँ तो हमें पता है फॉर्मूला, ठीक है,
देख लीजिए एक और ऊपर आकर के क्या है फॉर्मूला, जब थ्योरी में मैं बता रहा था। ये देखिए यही तो फॉर्मूला है ना, P अपॉन ई, L1 अपॉन A1, L2 अपॉन A2, L3 अपॉन A3, L4 अपॉन A4, L5 अपॉन A5, जितने भी लेंथ्स अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे, चूँकि यंग्स मॉडुलस सेम ही है ना, तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3, है ना, इज इक्वल टू P है 35000 अपॉन ई की वैल्यू कितनी दे रखी थी, देखना पड़ेगा हमें फिर से, 2.1 इंटू 10⁵, 2.1 इंटू 10⁵, ठीक है। L1 आई थिंक सो हमें नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा, यहाँ हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे, चलिए। इज इक्वल टू, ज़रा बताइए क्या है वैल्यू P की, 35000 न्यूटन अपॉन 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है, ओके। इंटू L1 कितना था भैया, L1 आपका कितना दिया हुआ था, देखना पड़ेगा हमें ऊपर आकर के। L1 इज़ 200 mm, L2 इज़ 250 mm एंड L3 इज़ 220 mm, ठीक है। L1 इज़ 200, L2 इज़ 250 एंड L3 इज़ 220, ठीक है। अभी नीचे में A1, A2, A3 भी लिखना है। तो A1 बताइए कितना है, A1 है आपका 100 पाई, ओके, 100 पाई। A2 आई थिंक इट वाज 225 पाई, है ना, और दिस वाज A3 625 पाई, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना, जो फार्मूला है हमने लिख दिया, फार्मूला में जो जो वैल्यू चाहिए थे हमने लिख दिया, सिंपल से तो यही बात है, ठीक है। यहाँ का ये न्यूटन, यहाँ का ये न्यूटन कट जाएगा, है ना। और ये देखिए ये तीनों में कॉमन क्या है, mm कॉमन है ना, तीनों में क्या कॉमन है, लेंथ है ना, ठीक है, mm, ओके। तो वो ध्यान रखिएगा, मतलब यूनिट तक हम लोग कैसे पहुँचे, इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। तो देखिए नीचे एरिया है ये तीनों, और यहाँ एक mm², है, तो यहाँ का जो यूनिट है ना, यूनिट इससे कट जाएगा, तो जो यूनिट जो बचेगा ऊपर वो सिर्फ mm बचेगा, ठीक है। तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट पे भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे अपने अगले क्लास में, ओके। चलिए, वी विल सी नाउ अनदर न्यूमेरिकल। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि यहाँ पर दो तरह के बार दे रखे हैं, एक तो 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर स्टील बार है, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन है, और जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर एल्युमिनियम बार है जिसकी लेंथ 38 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और एक P एक्सटर्नल फोर्स, एक लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसमें कोई बकलिंग नहीं हो जा रहा है, ठीक है। बकलिंग मीन्स ये यहाँ से ऐसे टेढ़ा हो गया, मुड़ गया, ऐसी कोई बकलिंग वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस सर्कमस्टांसेस में आपको बताना है, और इसमें ये भी दे रखा है कि जो इस फोर्स के कारण जो डिक्रीज़ आ रहा है ना लेंथ में, ठीक है, वो 0.25 mm है, ठीक है। मतलब ये जो P लोड लग रहा है इसके कारण ये पूरा जो डायमेंशन है, ठीक है, दोनों का मिला करके 0.25 mm से डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और चेंज इन लेंथ भी दे रखा है, आपको निकालना P है, ठीक है, और साथ ही साथ E भी दे रखा है। देखिए एक चीज़ यहाँ, ये स्टील बार है, ये एल्युमिनियम बार है, मटेरियल अलग अलग है, ठीक है, और दोनों का ही E जो वैल्यू है यंग्स मॉडुलस वो दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन लेंथ नहीं P, ठीक है, जो फॉर्मूला चेंज इन लेंथ का है वही आप यूज़ करोगे, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया, मैं उस फॉर्मूला पे भी जाऊँगा, और इस तरह हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अंतर क्या पड़ेगा प्रीवियस क्वेश्चन से कि मटेरियल अलग अलग हो गए, है ना, तो E1 और E2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले के केस में क्या था, E कॉमन था, है ना,
अभी E1 E2 चेंज हो रहा है, ठीक है। यही है क्वेश्चन आपको मोटा मोटी, एक बार हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है अ मेंबर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग ए स्टील बार, ठीक है, टू एन अल्मीनियम बार इज शोन इन फिगर। देखिए एक स्टील बार और एक अल्मीनियम बार को जोड़ करके एक मेंबर बनाया गया है, ठीक है, दिस इज मेंबर। एक मेंबर बनाया गया है स्टील बार और अल्मीनियम बार को जोड़ करके, जो फिगर में दे रखा है। एज्यूमिंग दैट द बार्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बकलिंग साइडवेज, साइडवेज जो मैंने बकलिंग की बात की, कोई बकलिंग नहीं है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, यही P को आपको निकालना है। डैट विल कॉज द टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर टू डिक्रीज बाय 0.25 mm। ऐसा लोड निकालिए, ऐसा लोड निकालिए कि लोड का कितना वैल्यू होगा वो बताइए, कि वो 0.25 mm इसको छोटा कर दे, ठीक है, डिक्रीज हो जाइए पूरा का पूरा मेंबर, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ इलास्टिक मॉडुलस फॉर स्टील एंड अल्मीनियम, स्टील की जो वैल्यू है यहाँ पर वो दे रखी है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और जो अल्मीनियम के लिए है वो भी दे रखा है 7 × 10⁴ न्यूटन पर mm², ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग समझ रहे होंगे किस फार्मूला की तरफ हमें जाना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए चीज़ें दे रखी हैं, है ना, फिगर आप लोग देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ कुछ चीज़ें दे रखी है ना। तो हमेशा हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं, गिवन से, कि गिवन अगर मैं L1 बोल रहा हूँ तो मतलब क्या, सेक्शन 1 जो है ऊपर वाला उसका लेंथ हमने लिख दिया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, इसको मैं mm में लूँगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस mm² में दे रखा है, न्यूटन पर mm² में, ठीक है। तो लेंथ जो दे रखा है दैट इज़ L1, वो हमने लिख दिया है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए A1 कितना होगा, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एक स्क्वायर है ना, ठीक है। तो सिंपली 5/5 दैट इज़ 5 × 5 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मैं mm में करना चाहूँ तो 0.0 mm², ओके। देन जो E1 है वो भी दे रखा है कितना, 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। E1 बोले तो मैं स्टील की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टील के लिए कितना है, 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। डन। चलिए इसी तरह बताइए मुझे कि L2 कितनी दे रखी है भैया, तो आप देखोगे कि L2 इज़ 38 सेंटीमीटर, इट मीन्स 380 mm, ठीक है। A2 कितना दे रखा है, 10/10, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 10000 mm², ठीक है। और E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि E2 की वैल्यू दे रखी है अल्मीनियम के लिए 7 × 10⁴, है ना, 7 × 10⁴ न्यूटन पर mm², ठीक है। जो DL है, डिक्रीज इन लेंथ है ना, वो कितना है, चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.25 mm, ठीक है। अब देखिए P तो एक्सटर्नल लोड है ही, आपको पता है कि DL इज़ इक्वल टू P। अब देखिए फॉर्मूला मैं कहाँ से लिख रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। E1A1 प्लस L2/E2A2, कहाँ से ये फार्मूला मैंने लिख दिया, पीछे आइए थोड़ा, ये देखिए यहाँ से मैंने लिख दिया, ठीक है। L1A1 E1 L2A2 E2, कब, जब यंग मॉडुलस डिफरेंट है तब, यही करेंगे ना, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने किया भी है, ठीक है। तो अब बताइए इज़ इक्वल टू P की वैल्यू कितनी हमें निकालना है, DL की वैल्यू कितनी 0.25, P हमें निकालना है, ठीक है। L1 कितना दिया हुआ है 300 अपॉन E1 की वैल्यू बताइए 2.1 × 10⁵, और A1 बताइए 2500, ठीक है, प्लस L2 की वैल्यू 380 mm है, E2 की वैल्यू कितनी थी, 7 × 10⁴ इंटू एरिया 10,000, ठीक है, यही है ना, ठीक है। यहाँ से आप लोग P निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो ये आप लोग का कर्तव्य रहा कि नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P, ठीक है, P की वैल्यू
कितनी आई है ये आप बताओगे, ठीक है। एंड प्लीज टेल मी इन किलो न्यूटन। चलिए डन। ओके, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बार शोन इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ एक फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर दिख रहा है जिसमें बार है, जिसमें अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के ये बार है, जिसमें जो एक्सियल लोड लग रहा है 160 किलो न्यूटन का लग रहा है, जो टोटल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द स्ट्रेस इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बार इज लिमिटेड टू 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, अगर यहाँ जो स्ट्रेस है ना मिडिल पोर्शन में, ठीक है, मिडिल पोर्शन जो बार है, मिडिल बार है, इसमें जो स्ट्रेस है वो 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, ठीक है। तो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन का डायमीटर नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है, ठीक है, कि क्या होगा इसका डायमेंशन, ठीक है। फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन इफ़ द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार इज 0.2 mm, और इसका लेंथ भी नहीं दिया हुआ है मिडिल पोर्शन का, आपको लेंथ भी निकालना है, ठीक है, आपको इसका लेंथ भी निकालना है, ठीक है, और टोटल जो इलोंगेशन है वो 0.2 mm दिया हुआ है। यंग मॉडुलस सेम है, दैट इज़ इसका यंग मॉडुलस 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये दोनों भी डायमेंशन सेम है, ठीक है, ये और ये सेम है, ठीक है। अब इसका लेंथ निकालना है, डायमीटर निकालना है, ये दोनों चीज़ें हमें निकालना है इसका, ठीक है। मटेरियल सेम यूज़ हुआ है, यंग मॉडुलस सेम है, ठीक है। तो अब देखना है कि कैसे इसमें अप्रोच किया जाए। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग बता दीजिए क्या करना होता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी विल राइट गिवन, है ना, जो भी जानकारी यहाँ दे रखा है उसको आप लिख दोगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ पी का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स या फिर जो लोड है ना, वो है ना, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ कि लोड वो, लेकिन एग्जाम में आप लोग ज़रूर लिखेंगे कि पी मतलब क्या, वहाँ आप सिर्फ नोटेशन से काम नहीं चलाएंगे, ठीक है। पी हैज़ बीन गिवन एज 160 किलो न्यूटन, दैट मीन्स 160 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। जो स्ट्रेस है, अब सेक्शन, अगर मैं इसको सेक्शन 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, इसको 3 कह दूँ, ठीक है, तो एक सेक्शन 2 है, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रेस है उसको मैं सिग्मा 2 से डिनोट कर देता हूँ, वो दे रखा है 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। जो चेंज इन लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 0.2 mm, ओके। लेंथ कितना दे रखा है टोटल, 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 400 mm, ठीक है। ई की वैल्यू यंग्स मॉडुलस कितना है, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। जो D1 है दैट इज डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, कितना, 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 60 mm, ठीक है, ओके। अब ये D1, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि D1 ये है जो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन ये भी तो 6 सेंटीमीटर है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, सेक्शन 1 एंड 3, ठीक है, दोनों के लिए ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 1 और 3 तो सेम ही है, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए कि जो एरिया निकल कर आएगा, है ना, एरिया सेक्शन 1 और सेक्शन 3 का दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। उसको मैं A1 से डिनोट कर देता हूँ, π/4 60 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 900 पाई mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ सेक्शन 1 एंड 3 दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। चलिए, अब और कोई जानकारी जो हमारे पास है, और कोई जानकारी तो है नहीं, तो चलिए हमें निकालना क्या है, D2, दैट इज डायमीटर ऑफ मिडिल पोर्शन कह देते हैं, है ना, या फिर सेक्शन 2, ओके। और निकालना है L2, लेंथ ऑफ मिडिल पोर्शन, यही चीज़ें हमें निकालनी है ना, ठीक है, डन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ टू बी ऑब्टेन्ड,
ओके, अब चलिए एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि अगर मैं L1 लिखना चाहूँ, L1 कहने का मतलब है जो आपका लेंथ, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 3 का दोनों को एक साथ लें, ठीक है, वो कितना होगा। टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, L1 पहले समझिए क्या है। L1 का मतलब है लेंथ ऑफ बोथ एंड पोर्शंस ऑफ द बार, ठीक है। मतलब क्या, फिगर में देखिए, जब मैं L1 की बात कर रहा हूँ, L1 इज दिस प्लस दिस, ये दिस प्लस दिस, ठीक है। तो L1 आप समझ गए, तो L1 कितना होगा बता दीजिए। तो L2 मुझे पता है कि मिडिल पोर्शन का है, ठीक है, हमने मान लिया है कि L2 ये है, तो ये और ये कितना हो जाएगा 400 mm माइनस L2, ठीक है, यही तो होगा ना, समझ में आ रहा है आई होप, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता होता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन A होता है, ठीक है। और सेकंड पोर्शन, मिडिल पोर्शन के स्ट्रेस का बात करें तो 2 लिखना पड़ेगा, सिग्मा 2 इक्वल टू P अपॉन A2, ठीक है। स्ट्रेस कितना दे रखा है भाई 150, यूनिटवा क्या दिया हुआ था जी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन A2। तो P बताइए कितना दे रखा है, P दे रखा है 160 किलो न्यूटन, 160 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। एरिया बताइए A2 कितना, तो A2 तो हमें पता ही नहीं है ना, मिडिल पोर्शन का डायमीटर पता रहे तब तो π/4 A2 इंटू डी स्क्वायर, यही तो है A2, ठीक है, D2 स्क्वायर, ठीक है, यही लिखेंगे ना। इसी को तो हमने डायमीटर D2 मान लिया है और इसका लेंथ L2 मान लिया है मिडिल पोर्शन का या सेक्शन 2 का, ठीक है। तो उसका एरिया लिख दिया हमने D2 स्क्वायर, ठीक है, और वही डायमीटर तो हमें निकालना था। तो यहाँ से मुझे बताइए कि D2 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए न्यूटन न्यूटन कट हो जाएगा, ठीक है, और mm स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। तो D2 स्क्वायर इक्वल टू 160,000 इंटू 4, पाई तो नीचे है ही, ये 150 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, mm स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताइए हमें कि D2 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, D2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा देख ले हम लोग, 4 जीरो है ना, 160,000 इंटू 4 इज इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू इतना, एंड अगेन डिवाइडेड बाई 3.14 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1358 के लगभग, ठीक है। D2 स्क्वायर जो आ रहा है 1358 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब D2 बता दीजिए कितना आएगा हमें, 1358 का अगर आप अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट कहाँ से ले सकते हैं जी, 36.86 के लगभग आ रहा है, ठीक है, 36.86 mm। तो ये आपका पहला आंसर हो गया कि आपने जो मिडिल पोर्शन का डायमीटर निकालना था निकाल लिया, बहुत आसान है, कुछ था ही नहीं। स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, एरिया में हमें डी पता ही नहीं है, वही डी निकालना है, स्ट्रेस और लोड दे रखा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, बहुत आसानी से निकाल लिया हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। अच्छा, मिडिल पोर्शन का हमने डायमीटर निकाल लिया है, ठीक है, डायमीटर तो निकल गया, इसका एरिया कितना होगा, एरिया क्यों ज़रूरत पड़ेगा ये आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैं एरिया निकाल रहा हूँ मिडिल पोर्शन का। एरिया हालांकि हमसे मांगा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। A2 से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, एरिया को, ओके, π/4 D दैट इज़ 36.85 स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा ना। तो ये आपका आ जाएगा 36.85 का स्क्वायर, यही तो है 1358, है ना,
तो अगर मैं 1358 को 4 से भागा दूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ 3.14 से, 1066, ठीक है, 1066 mm², ये आ गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, दैट इज़ मिडिल पोर्शन का, ठीक है। अब देखिए क्यों मैं एरिया तक गया था। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है कि आपको लेंथ भी तो निकालना है ना। एक तो डायमीटर था, निकाल लिया, लेंथ भी तो निकालना है। और उसके लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि DL इज इक्वल टू P/E L1/A1 प्लस L2/A2। ये चीज़ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। तो बस इसी का इस्तेमाल कर दीजिए। चेंज इन लेंथ दे रखा है 0.2 mm, लोड P आपको पता है 160 किलो न्यूटन में, है ना, डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 10⁵ E की वैल्यू। L1 कितना है, देखिए L1 हमने निकाला था ऊपर यहाँ पर, L1 ठीक है 400 माइनस L2, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ 400 माइनस L2 डिवाइडेड बाई A1 कितना आया था, A1 दैट इज़ जो पोर्शन है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट वाज 900 पाई, ठीक है, प्लस L2 1066, कहाँ से, अभी यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। और इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है L2, और जैसे ही हम L2 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बताना अब आपका कर्तव्य है कि L2 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए और बताइए हमें नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L2। ओके, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप कि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि अगर एक बार है और उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं वो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं, तब कैसे अप्रोच रखना है। और उसमें भी एक केस और है कि अगर यंग मॉडल्स सेम है या फिर यंग मॉडल्स अलग अलग है तो कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, है ना। वी विल मीट अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।